हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 12th का शॉर्ट नोट्स का वीडियो नंबर 28। तो बेटे ये क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट्स का 28वां वीडियो है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बोर्ड एग्जाम के लिए किस तरीके से है, तो मैं बताता हूँ। बोर्ड एग्जाम का होना या ना होना ये तो बाद की बात है, पर यदि एग्जाम अचानक से हो जाते हैं, वैसे तो आप ऐसा ही मान के चलो कि एग्जाम आपके होंगे, 100% होंगे एग्जाम। पर यदि आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, आप इस असमंजस में फंसे हुए हो और आपको 2 या 3 दिन बाद पता चलता है अचानक से कि इतनी तारीख से बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हैं, तो आपने जितना भी सिलेबस पढ़ रखा है उस सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा ना। तो सिलेबस को रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा काम के हैं। ठीक है। तो ये क्लास 12th का शॉर्ट नोट्स का वीडियो नंबर 28 है। और इससे पहले 27 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप हर एक यूनिट के शॉर्ट नोट्स के हर एक वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जो लिंक आपने दे रखा है वो लिंक नहीं खुल पा रहा है। तो मैं बार बार बताता भी रहता हूँ कि लिंक पर जब क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपको उस लिंक को ब्राउज़र में नहीं खोलना है, टेलीग्राम में खोलना है। मोर पर क्लिक करो और टेलीग्राम में खोल लो, या तो ये तरीका है। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में जब टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाओगे, तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में आप सर्च करो KMD सहारनपुर, वहाँ आपको चैनल मिल जाएगा, और उस चैनल पर हर एक यूनिट के पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हैं। ठीक है। तो यह है वीडियो नंबर 28। और आज का हमारा टारगेट देखते हैं क्या है। आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल यानी ROH, फिनॉल यानी AROH, और ईथर यानी ROR, इस यूनिट का भाग नंबर 2। इससे पहले एक वीडियो में भी हमने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ा है, और आज हमारे पास है पार्ट नंबर 2। तो आज हमें सबसे पहले पढ़ना है एल्कोहल के भौतिक गुण। बिल्कुल ध्यान से समझना, एल्कोहल के भौतिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला भौतिक गुण देखते हैं क्या है। सबसे पहला भौतिक गुण, एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन व ईथर से अधिक होता है। तो यदि आपके पास कोई एल्केन है या ईथर है और उसका अणुभार किसी एल्कोहल के बराबर है, तो एल्कोहल का क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब देखो एल्कोहल की यदि मैं बात बताऊं आपको, तो एल्कोहल कैसा होता है? ROH। देखो एल्कोहल ऐसा होता है ROH, ये एल्कोहल का एक अणु है। ठीक है। इसी तरीके से एल्कोहल का मैं दूसरा अणु लूंगा। एल्कोहल का दूसरा अणु देखो, ऐसे लिख सकते हैं हम, उल्टा करके लिख रहा मैं, देखो जरा ध्यान से, लिख दिया ROH, उल्टा करके लिख दिया हमने। एल्कोहल का तीसरा अणु में यहाँ बना रहा, देखो जरा ध्यान से, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ ऊपर बना दिया R एल्काइल ग्रुप, और यहाँ बना दिया H। इस तरीके से आप बहुत सारे अल्कोहल के अणु बना सकते हो। मैंने तो 3 बनाए आपको समझाने के लिए। अब आपको एक बात का बिल्कुल पता होगा कि यदि आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तुलना करोगे, तो आपको एक बात पता चलेगी कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होती है। इसलिए इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ सरकेंगे? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। कैसा आवेश आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश। और हाइड्रोजन पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? और ऐसा ही कहाँ होगा? ऐसा ही यहाँ होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इस बॉन्ड का ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखो,
यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसकी तरफ सरक जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इसलिए हाइड्रोजन पर आ जाएगा आंशिक धनावेश, क्योंकि हाइड्रोजन से दूर गया है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। और ऑक्सीजन पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ गया है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। अब देखो, यहाँ आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हाइड्रोजन का ये वाला परमाणु धनावेशित है और ऑक्सीजन का ये परमाणु कैसा है, ऋणावेशित। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच आकर्षण बल लगेगा और इस आकर्षण बल को ही हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो ये हाइड्रोजन बंध द्वारा दोनों अल्कोहल के अणु आपस में जुड़ेंगे। इसी तरीके से यदि मैं कहूं कि यार ये जो आपका यहां से हमने बीच में बनाया है, ये जो नीचे बनाया है, इसे यहां से मिटाते हैं। चलो एक दूसरे तरीके से समझेंगे। इरेजर कहाँ है हमारी, है इसे यहां से मिटाते हैं अल्कोहल को, और यहां से मिटा के यहां बनाते हैं। देखो यहाँ अल्कोहल बनाऊंगा मैं, OH ये बना दिया अल्कोहल का तीसरा अणु। और आपको पता है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ सरकेंगे, तो ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और हाइड्रोजन पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ इस हाइड्रोजन को देखो, ये तो धनावेशित है और ये ऑक्सीजन ऋणावेशित है, तो इनके बीच भी आकर्षण बल लगेगा और इस आकर्षण बल को ही हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। इसका मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ना, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की खासियत ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल के सभी अणुओं को आपस में जोड़कर रखता है। और अल्कोहल के अणु जब आपस में जुड़ेंगे तो उनका क्वथनांक तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि उनमें यूनिटी डेवलप हो जाएगी, उनमें एकता विकसित हो जाएगी। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा है अल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन व ईथर से अधिक होता है। एल्केन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते हैं और ईथर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते हैं। आपको पता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड केवल और केवल उन स्थानों पर बनते हैं जहां हाइड्रोजन या तो सीधे जुड़ा हुआ हो फ्लोरीन के साथ सह संयोजक बंध द्वारा, या फिर हाइड्रोजन सीधे जुड़ा हुआ हो किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ सह संयोजक बंध के द्वारा, या फिर हाइड्रोजन सीधा जुड़ा हुआ हो नाइट्रोजन के साथ। तो यदि हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ, या तो नाइट्रोजन के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ, इन तीन के साथ सीधा जुड़ा हुआ हो ऐसे बंध द्वारा, इन बंध को हम कहते हैं सह संयोजक बंध। तो उस स्थिति में ही हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है, चलो देखो, तो यहां हमें पता चला है कि भाई एल्केन जो होते हैं ना, ये एल्केन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है और ईथर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। भाई एल्केन में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, पर कुछ बच्चे सोचते हैं ईथर में तो ऑक्सीजन होता है सर। तो यदि ईथर में आप ऑक्सीजन देख रहे हो तो ईथर का फार्मूला तो ये होता है ना, ROR, ये फार्मूला है ईथर का। R की जगह यदि मैं CH3 लिख दूं तो CH3OCH3, ये फार्मूला ईथर का है। और इस फार्मूले में कोई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ थोड़ा ही बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में। CH3 की तो असलियत ये है, यही तो होगी CH3 की असलियत। देखो ऐसे ही तो होगा CH3, ये CH3 है और ये ऑक्सीजन है और दूसरा CH3 ऐसा है। इसका मतलब ये है कि ईथर में आपको ये वाली स्थिति नहीं मिलती है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा हो, या हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ रहा हो, या फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ रहा हो। वैसे आपके दिमाग में डाउट आ सकता था कि हाइड्रोजन शायद ऑक्सीजन से जुड़ रहा होगा, पर यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच तो कोई बॉन्ड ही नहीं है। यहाँ ये जो बॉन्ड है ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है और ये वाला भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के तो यहाँ कोई भी चांस नहीं है। चलो अगली बात कर रहे। दूसरा देखो, पहला आपको पता चल गया कि अल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन व ईथर से अधिक होता है, क्योंकि अल्कोहल में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। नंबर 2, इथाइल अल्कोहल को शुष्क करने के लिए निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि इथाइल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लिख लो आप इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
कि जो हमारा इथाइल अल्कोहल है उसे शुष्क करने के लिए निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग क्यों नहीं करते हम। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि क्या होता है, ये लिखा हुआ है क्योंकि ये आपस में क्रिया करके, ये माने इथाइल अल्कोहल और कैल्शियम क्लोराइड आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके क्या बना लेते हैं, क्रिया करके बना लेते हैं अल्कोहलेट। ठीक है, जो एक क्रिस्टलीय ठोस है और उसका सूत्र है CaCl2 इंटू 4C2H5OH, ये इसका सूत्र है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल को शुष्क करने के लिए आप कभी भी निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि ये इथाइल अल्कोहल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से क्रिया कर लेगा और क्रिया करके अल्कोहलेट बना लेगा जो एक क्रिस्टलीय ठोस है और जिसका सूत्र है CaCl2 इंटू 4C2H5OH। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलो अगली बात करते हैं, ये तो पता चल गया आपको, अगली बात करते हैं। चलो अब हमें सीखना है, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लूं मैं, दो तो हो गए ना हमारे, तीसरा गुण देखना हमें, तीसरा आ गया, तीसरा ये रहा। देखो नंबर 3, अणुभार बढ़ेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, किसका, अल्कोहल का। ध्यान रखना जरा, किसका, अल्कोहल का। अल्कोहल के ही तो भौतिक गुण पढ़ रहे हैं हम। तो यदि अल्कोहल का अणुभार बढ़ता है ना, ठीक है, तो अल्कोहल का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ता है। अणुभार बढ़ने से तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा ही। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो यहाँ अंकी बिंदी आनी चाहिए थी, यहाँ अंकी बिंदी नहीं लगाई, लगा लेना आप, लगा लोगे। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वांडरवाल्स बल भी बढ़ेंगे। वांडरवाल्स आकर्षण बल बढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से, जिसके कारण क्वथनांक भी बढ़ता है। तो रिजल्ट ये निकला कि यदि अल्कोहल का अणुभार बढ़ेगा तो उनका क्वथनांक भी बढ़ेगा। ये बात केवल अल्कोहल के साथ नहीं है, सबके साथ है। अणुभार बढ़ने से क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है क्योंकि परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है ना। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है जिसे वांडरवाल बल कहते हैं वो भी बढ़ जाता है, ज्यादा मात्रा में लगता है और उसकी प्रबलता भी बढ़ जाती है। और जब अणुओं के बीच वांडरवाल बल बढ़ेगा यानी उन्हें जोड़ने वाला बल बढ़ेगा, उनकी यूनिटी बढ़ जाएगी, उनकी एकता बढ़ जाएगी। और जब उनकी यूनिटी, एकता, संगठन बढ़ जाएगा तो क्वथनांक तो बढ़ेगा ही, फिर उन्हें अलग अलग करके उड़ाना तो मुश्किल हो ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ये तीन जो मैंने भौतिक गुण आपको बताए हैं ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं आपको। अब हम बात करेंगे उपयोग की। अल्कोहल के उपयोग एक पढ़ लो जरा, एक दो। वैसे तो आपको पढ़ाई रखे हैं सब कुछ, उपयोग में आपको ध्यान रखना है। इथाइल अल्कोहल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन तो समझते हो आप, जितने कॉस्मेटिक्स हैं, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, जेल और दुनिया भर की चीज, क्योंकि ये एक अच्छा विलायक है। परफ्यूम में भी यूज करते हैं इसे। अच्छा क्या है, विलायक। विलायक माने पता ही है आपको, जो घोल ले सबको अपने अंदर। उदासीन है और अविषाला होता है। ये जो है पॉइजनस भी नहीं है। वैसे कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इथाइल अल्कोहल का एक उपयोग तो हमें भी आता है, तो पूछो कौन सा आता है। कि सर इसका यूज जो है बहुत से लोग पीने के लिए करते हैं, जो शराब होती है वो इथाइल अल्कोहल ही तो होता है। ठीक है, वैसे तो आजकल लोगों को एक चीज और मिल गई, एक बहाना मिल गया कि यदि आप अल्कोहल पियोगे तो कोरोना वायरस आपके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इथाइल अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस इस तरीके से कैंसिल या खत्म नहीं होता है, कभी आप सोचो ऐसा। अल्कोहल तो आपके मुंह में गया और गले से जो है पेट में चला गया, और कोरोना वायरस का इफेक्ट पेट में थोड़ा ही होता है, फेफड़ों में होता है उसका इफेक्ट, लंग्स में। ठीक है, जिसे विज्ञान की भाषा में आप कहते हो फुफ्फुस, फुफ्फुस ही तो कहते हो। तो लंग्स में तो आपका अल्कोहल जानेगा नहीं है तो इसलिए वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना सोचते हैं कुछ लोग। चलो अगली बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की पहचान। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पे जरूर। भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। आप क्या काम करो, अल्कोहल लो, जो भी अल्कोहल है जिसकी पहचान आपको करनी है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी, अल्कोहल लो।
और अल्कोहल को ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करा दो, यानी ल्यूकास अभिकर्मक मिलाओ अल्कोहल में और गर्म कर दो। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। ठीक है, देखो ल्यूकास अभिकर्मक मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। ल्यूकास अभिकर्मक का मतलब होता है निर्जल जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेट HCl, इन दोनों का मिश्रण 1:1 के अनुपात में। तो जब निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो प्राप्त होने वाले मिक्सचर को या मिश्रण को या अभिकर्मक को ही हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, आपको क्या करना था, अल्कोहल लेना था और अल्कोहल की क्रिया करानी थी आपको ल्यूकास अभिकर्मक के साथ। तो क्या होगा, तो तीन बातें आपको देखने को मिलेंगी, पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात। यदि वो अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल जिसमें आपने ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया है, यदि वो अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल माने टर्सरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल, यदि वो तृतीयक अल्कोहल होगा तो तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न करेगा। ठीक है, यदि ये अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल होता तो तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। क्लियर बात। और सेकेंडरी अल्कोहल क्या करते हैं, 5 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करते हैं इस मिक्सचर में इन दोनों के। और जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो साधारण ताप पर धुंधलापन नहीं दिखाते परंतु गर्म करने पर धुंधलापन दिखाते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि गर्म करने पर धुंधलापन दिखाते हैं। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो। एक मिनट जरा इसे मिटा दूं मैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो अल्कोहल तो यहाँ पूरा खत्म हो गया हमारा, अल्कोहल तो इतना ही था। अब हम बात करेंगे फिनॉल की। देखो ये लिखा हुआ है फिनॉल, और फिनॉल आपको पता है एराइल ग्रुप के ऊपर OH जुड़ा हुआ है, या जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है बेंजीन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, यानी बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा होना चाहिए, OH, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, इसे देखो ध्यान से। बेंजीन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है, इसमें एक या अधिक OH ग्रुप, एक या अधिक, एक भी हो सकता है 3 भी हो सकते हैं, एक या अधिक OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप C6H6 रिंग यानी बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े होते हैं। अच्छा, एक तो ये बात आपको पता चल गई कि बेंजीन रिंग पे एक OH हो या 3 OH हो, उस प्राप्त होने वाले यौगिक को आप फिनॉल कहोगे। और फिनॉल में क्या होता है कि OH ग्रुप बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ा होता है। अच्छा, एक चीज और है, देखो जरा यहाँ, फिनॉल पूतिरोधी व विसंक्रामी दोनों का कार्य करता है। पूतिरोधी का मतलब होता है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक की तरह फिनॉल का यूज करते हैं हम। और विसंक्रामी जिसे कहते हैं डिसइंफेक्टेंट, जो इन्फेक्शन को होने से रोकता है। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट इन दोनों की तरह यूज होता है फिनॉल। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, जो इस बार हम पढ़ रहे हैं, ये वाला, ये जो अब हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनॉल के अम्लीय प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, इसमें हमें क्या पढ़ना है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति में, कि ध्रुवीय OH ग्रुप की उपस्थिति। भाई आप, जो OH ग्रुप है वो ध्रुवीय है, इसलिए वो वाला बॉन्ड टूट जाता है, मैं समझाऊंगा कैसे। और H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाता है, इसलिए फिनॉल कैसा होता है, अम्लीय होता है। पर यदि आप फिनॉल की शक्ल देखो ना, जरा यहाँ देखो ऊपर शक्ल इसकी फिनॉल की, आपको ऐसा लगेगा देखने में कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, और ये OH जो है वो पूरा का पूरा रिलीज होके निकल जाएगा बाहर। पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली OH ग्रुप रिलीज होके नहीं जाता है, H पॉजिटिव ही जाता है रिलीज होके। और यदि H पॉजिटिव बाहर निकलेगा फिर तो एसिडिक नेचर ही होगा उसका, आपको पता है, हम लोग उसे कहते हैं जिसकी आदत H पॉजिटिव आयन रिलीज करने की हो। तो ध्रुवीय OH ग्रुप की उपस्थिति भी बताती है कि हाँ ये अम्लीय होगा, तथा फिनॉक्साइड आयन के अनुनाद स्थायीकरण के कारण भी इस बात का पता चलता है कि फिनॉल बहुत तेजी से प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव छोड़ देगा और वो अम्लीय होगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको एक बात, वैसे तो सिखा रखा है सब कुछ। यदि आप फिनॉल का स्ट्रक्चर देखते हो, ये आपने बेंजीन रिंग बनाया, ये बनाया आपने बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में अंदर होते हैं 3 बॉन्ड इस तरीके से, और ये लगा हुआ है O और H,
इस तरह। यही तो होता है नॉर्मल फिनॉल, जो फिनॉल के नाम से बुलाया जाता है, यही वाला फिनॉल है जिसमें एक OH ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग से। अब आपको पता है कि यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, तो सबको पता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा है। और यदि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो क्या होगा कि यदि मैं दो इलेक्ट्रॉन, चलो दो इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, इस बॉन्ड में होंगे दो इलेक्ट्रॉन और वे दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ होंगे, और जब ये बॉन्ड टूटेगा ना तो यहाँ से टूटेगा ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन के पास। और ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से बन के निकल जाएगा। क्या बन के निकलेगा, H पॉजिटिव। जब ये H पॉजिटिव बन के निकलता है तो क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ भाई। H पॉजिटिव बन के निकला ये, तो क्या स्थिति बनी कि ये तो आपका बेंजीन रिंग है, ये तो आपका है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के, चलो इसे ऐसे नहीं बनाते हैं, इसमें तीन बॉन्ड ही बनाते हैं, एक दो तीन, और इसके ऊपर O के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ध्यान रखना है आपको, क्या है, फिनॉक्साइड आयन है। और फिनॉक्साइड आयन ऐसे लिखेंगे इसे, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन, ये बनता है फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन बना है H पॉजिटिव निकलने के कारण, तो यहां से जब माइनस हुआ है H पॉजिटिव, तभी तो हम कह रहे हैं कि भाई इसकी आदत H पॉजिटिव आयन रिलीज करने की है, इसीलिए ये एसिड है। फिनॉल का एसिडिक करेक्टर इसलिए दिखाई देता है। पर केवल इतनी बात नहीं है बेटे, कभी आप सोचो कि हम सिर्फ इस बॉन्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इस वाले बॉन्ड के ऊपर, इस बॉन्ड के ऊपर फोकस करने की बात तो बहुत थोड़ी है। सच्चाई ये है कि यहां से H पॉजिटिव आयन क्यों निकलना पसंद करेगा, इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। भाई ये H पॉजिटिव आयन निकलना क्यों पसंद करेगा, ये इसलिए निकलना पसंद करेगा क्योंकि इसके निकलने के बाद जो स्पीसीज हमें मिलेगी ना, वो स्टेबल होगी, वो स्थायी होगी, ये स्पीसीज ज़्यादा स्थायी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर क्यों है ज़्यादा स्थायी, इसलिए ज़्यादा स्थायी है क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन में से उसने एक बॉन्ड तो यहाँ बना रखा था ये वाला, और एक बॉन्ड इधर, 8 थे इस पे। अब 8 में से इसने क्या करा, ये H पॉजिटिव तो गया, पर वे तो हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन भी इसे ही दे के गया, बॉन्ड तो विषम विदलन हुआ है ना, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन हुआ है, तो इसके पास ये बचे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए हैं। और यदि 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ। और ये वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यदि यहाँ आ गया तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये सारी चीजें आपको सिखा रखी हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक मिनट रुक जाओ जरा, अभी बताता हूँ कैसे, मिटा दूं पहले यहाँ से। तो यहाँ जब डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, ये आपका बेंजीन रिंग है, ये बना दिया बेंजीन रिंग, और इसमें यहाँ बना दिया हमने डबल बॉन्ड, और ये है ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन। जब यहाँ डबल बॉन्ड बना, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड जब बना है तो मुझे यूँ बताओ कि इस डबल बॉन्ड की तो फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब यहाँ डबल बॉन्ड बना है तो इस डबल बॉन्ड की तो कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे इस जगह, और दोनों इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ चले गए तो ये बैठे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बैठ गए दोनों इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉनों के यहाँ बैठने के कारण यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब कहने की बात यह है कि इसके पास यहाँ कितने बचे हैं भाई, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का गया, दो तो बचे, तो आप दो इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े जिन्हें आप लोन पेयर कहते हो यहाँ दिखा सकते हो ऊपर। और यहाँ अब क्या होगा भाई, ये वाला बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, क्यों चले गए कि यदि यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाता और यहाँ भी डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब यहाँ जो कार्बन था इस जगह वो 5 बॉन्ड कैसे बना लेता, उसकी तो संयोजकता 5 हो जाती है, और 5 तो संयोजकता हो नहीं सकती है कार्बन की, तो इसलिए यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गए, ये आगे दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ज्यों का त्यों है और ये वाला बॉन्ड भी एज इट इज है। अब क्या होगा,
अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे, और जब यहाँ बॉन्ड बन जाएगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ। तो स्थिति क्या बनेगी देखना जरा। स्थिति ये बनेगी, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसे क्या कहते हैं, अनुनाद। पढ़ा था ना आपने 11th क्लास में, अनुनाद कहते हैं इसे, अनुनाद। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर हैं और यहाँ बन चुका है फिर नया डबल बॉन्ड, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गए, ये आगे दोनों इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे, तो ये नेगेटिव चार्ज भी यहाँ डेवलप हो गया होगा। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ, ये बॉन्ड जो का त्यों है, इसके ऊपर तो नहीं कोई फर्क पड़ा। अब क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, और यदि यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ आना पड़ेगा और नेगेटिव चार्ज डेवलप करना पड़ेगा। तो होगा क्या देखना जरा, ये बना हमारा बेंजीन रिंग। इन चीज़ों को समझना बेटे बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन चीज़ों को समझ जाते हो ना तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गेट वे बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और यदि नहीं समझोगे तो दिक्कत है, फिर तो दिक्कत है। ये बॉन्ड तो था ही पहले से, ये तो था ना पहले से, बना दिया, और यहाँ एक बॉन्ड बन गया नया, ये बन गया नया बॉन्ड, और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ये शिफ्ट हो गए दोनों इलेक्ट्रॉन, और इस जगह आ चुका है नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा देखो, अब होगा ये कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा से यहाँ आएंगे और डबल बॉन्ड बनाएंगे, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को फिर दोबारा वापस जाना पड़ेगा कि वहीं जाओ जहाँ से आए थे तुम। तो स्थिति क्या बनेगी, इसके नीचे ही बना देता हूँ चलो मैं। स्थिति ये बनेगी कि यहाँ ये बनाया हमने बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग बना दिया, और बेंजीन रिंग में यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, और यहाँ नए वाला बॉन्ड है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा है, और यहाँ ऑक्सीजन, ये भी उसके पास लॉन पेयर पहले से ही था, ये भी पहले से ही था, ये इस बार नया लॉन पेयर आया है और इसके ऊपर फिर दोबारा से नेगेटिव चार्ज आ गया है जैसे कि पहले था। देखो नेगेटिव चार्ज था पहले इसके पास, कैसा चार्ज था, नेगेटिव। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया है। पर आप एक बात देख रहे होंगे, आप यूँ देख रहे होंगे कि बॉन्ड को यदि ध्यान से देखोगे ना आप, तो यूँ बताओ ये बॉन्ड यहाँ था, अब तो नहीं है यहाँ कोई बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड था, अब तो नहीं है यहाँ बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड था, यहाँ तो नहीं अब डबल बॉन्ड, यानी इन तीनों बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये है कि ये जो आपको जितने भी ये स्ट्रक्चर यहाँ बनाकर दिखाए हैं इन सबको कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। क्या कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं। और ये अनुनादी संरचनाएं एक दूसरे में बदलती रहती हैं। अनुनादी संरचनाओं को इंग्लिश में हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए आप इन्हें शॉर्ट में कह सकते हो RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को RS कह सकते हो। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि सर ये जो इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए आपने, इनसे फायदा क्या हुआ, मतलब क्या ये संबंधित हैं फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के लिए। तो मेरा जवाब है हाँ संबंधित हैं, इसीलिए समझाए हैं आपको। किस तरीके से हैं देखो, यदि आप इस ऑक्सीजन एटम को देखो, जैसे फिनॉक्साइड आयन आपके पास था, ये फिनॉक्साइड आयन था, ये बेंजीन रिंग, और इसमें 3 बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हैं 3, और ये है O नेगेटिव। तो यदि आप इस फिनॉक्साइड आयन को ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन एटम के ऊपर। और कोई भी स्पीसीज जो आवेशित स्पीसीज होती है ना, आवेशित का मतलब कोई धनावेशित स्पीसीज हो या ऋणावेशित हो, तो वो जब ज्यादा स्थायी होती है जब आवेश उसके उस पर्टिकुलर स्थान से हट जाए। यहाँ आवेश किसके ऊपर था, ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर था, और आपने देखो आवेश को कहाँ कहाँ घुमा दिया, आपने आवेश को कहाँ कहाँ घुमाया है। देखो एक बार आवेश कहाँ आया है, यहाँ, यहाँ आया ना एक बार आवेश, और एक बार आवेश यहाँ आया, और एक बार आवेश आया है यहाँ। इसका मतलब आपने वहां से, यदि आप अनुनादी संरचनाएं देखते हो ना, ये तो बॉन्ड टूटते समय अनुनादी संरचना पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 अनुनादी संरचनाएं हैं। आप जरा ध्यान से देख लो, 5 अनुनादी संरचनाओं में से कितनी अनुनादी संरचनाओं में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक तो इसमें है और एक तो इसमें है। 2 संरचनाओं में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पर 3 संरचनाओं को देखो, इसे देखो, इसे देखो और इसे देखो,
क्या इनमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है? नहीं है ना। तो इसका मतलब यह है कि इस अनुनाद की घटना के कारण ऑक्सीजन के ऊपर से चार्ज कहाँ घूम गया है? नीचे रिंग में घूम गया है। और यदि आवेश हटा देते हैं ना भाई, ऑक्सीजन के ऊपर जो ऋण आवेश है ना, ये ऑक्सीजन का दुख है, ऑक्सीजन परेशान है इस चीज को देखते हुए। और यदि ये रिंग है, रिंग में 6 कार्बन हैं, यदि ये 6 कार्बन ऑक्सीजन के इस दुख को बांट लेंगे ना, अपनी तरफ ले लेंगे, तो ऑक्सीजन को बहुत शांति पड़ेगी। जब किसी स्पीसीज में किसी परमाणु के ऊपर कोई भी आवेश हो, ऋण आवेश है, तो किसी तरीके से यार उसका ऋण आवेश घटा दो, तो वो पूरा का पूरा स्पीसीज स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और यदि उसके ऊपर धनावेश है किसी विशेष परमाणु के ऊपर, तो उसके धनावेश को घटा दो। ये जो आवेश होता है ना, ये दुख है, ये दिक्कत है, परेशानी है, किसी तरीके से दुख को, दिक्कत को, परेशानी को घटा दो आप। और यदि आप इसे घटा दोगे तो इसका मतलब आप स्पीसीज को शांति प्रदान करोगे। और यदि वो स्पीसीज को शांति मिल जाएगी तो स्थायी तो वो हो ही जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर। तो इसका मतलब साफ है कि इसने H पॉजिटिव आयन यहां से क्यों छोड़ा। इसका कारण केवल इतना नहीं है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ध्रुवीय था इसलिए छोड़ के भाग गया यहां से H पॉजिटिव आयन। इसका कारण ये भी है कि H पॉजिटिव आयन छोड़ने के बाद जो ऋण आवेशित स्पीसीज बनती है ना, वो ज्यादा स्थायी होती है। और क्यों होती है ज्यादा स्थायी? क्योंकि अनुनाद उसमें देखने को मिलता है, रिंग के अंदर घूम जाता है वो आवेश, ठीक है, यानी आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बंट जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। देखो मैं दोबारा वहीं फोकस कर रहा, ध्यान से देखो। हमारा टारगेट क्या है? ये है, यही तो है हमारा टारगेट, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। एक मिनट रुक जाओ जरा, इसका कलर सही करूं पेन का। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, और फिनॉल की अम्लीय प्रकृति में ये है हमारा टारगेट। और ये ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति में हमने पढ़ा है कि ध्रुवीय OH ग्रुप की उपस्थिति एक तो कारण ये हो गया, तथा फिनॉक्साइड आयन के अनुनाद स्थायीकरण के कारण। समझ में आ गया कि फिनॉक्साइड आयन ने अनुनाद दिखाया, और अनुनाद दिखाने के कारण स्टेबिलिटी क्यों आई फिनॉक्साइड आयन में। फिनॉल शीघ्रता से एक प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन निर्गत करता है, और जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा उसे ही तो आप एसिड कहते हो, उसे आप क्या कहते हो? एसिड, ठीक है। चलो अगली बात कर रहे हैं। यहां ध्यान से देख लेना जरा, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, यानी ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हों, जैसे NO2, हेलोजन, CHO, COOH, अम्लीय प्रकृति को बढ़ाते हैं। अम्लीय प्रकृति को बढ़ाते हैं कैसे? बच्चों की समझ में नहीं आती है बात कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला जो भी ग्रुप होगा वो फिनॉक्साइड आयन या फिनॉल की एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज कर देगा। कैसे? NO2 लगा के देखो एक बार, देखो मान लो आपके पास ये फिनॉल है, ये आपके पास फिनॉल है, चलो रिंग ही बना दिया मैंने, कोई बात नहीं। और इसमें ऊपर जुड़ा हुआ है OH, और आपने यहाँ जोड़ रखा है NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप जोड़ रखा है। तो यदि ये NO2 ग्रुप यहाँ ना होता तो क्या होता? चलो जब की बात करते हैं, यदि ये NO2 ग्रुप ना होता तो क्या होता? तो ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से चला जाता है, ऐसे ये चला जाता है H पॉजिटिव आयन, और जब H पॉजिटिव आयन यहाँ से जाता तो क्या बनता? तो फिनॉक्साइड आयन बनता, ऐसा ये फिनॉक्साइड आयन बनता O नेगेटिव, ये बनता फिनॉक्साइड आयन। अब आप मुझे ये बताओ, फिनॉक्साइड आयन में बहुत सारे परमाणु हैं भाई, एक तो ऑक्सीजन है, 6 तो इसके पास क्या है? कार्बन है, और कम से कम 5 क्या है? हाइड्रोजन है, पता है ना। तो मुझे ये बताओ, इतने सारे परमाणुओं में से सबसे ज्यादा दुखी कौन है? 6 कार्बन ज्यादा दुखी हैं, 5 हाइड्रोजन ज्यादा दुखी हैं, या ये ऑक्सीजन ज्यादा दुखी है? ज्यादा परेशान कौन है? आप कहोगे कि सर अब तो समझ में आ गया, ज्यादा परेशान कौन है? ज्यादा परेशान यही है, ये ऑक्सीजन। मैं पूछूंगा क्यों है भाई ज्यादा परेशान? आप कहोगे कि क्योंकि सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज ये बहुत बड़े दुख होते हैं किसी भी परमाणु के लिए। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, परेशान सबसे ज्यादा है। इसकी परेशानी को कौन दूर करेगा? आप कहोगे कि सर ये कार्बन परमाणु है ना जो, और कार्बन परमाणु में भी कौन से कार्बन परमाणु?
भाई एक तो ये ऑर्थो पोजीशन वाले दोनों कार्बन परमाणु इसके दुखों को दूर करेंगे, और एक ये पैरा पोजीशन वाला कार्बन परमाणु। आपने अभी पीछे अनुनाद देखा तो अनुनाद में नेगेटिव चार्ज यहाँ आया और यहाँ आया, और तो नहीं कहीं आया। मेटा पोजीशन पे भी कार्बन परमाणु है, पर इन्हें इससे कोई मतलब नहीं इसके दुख से। तो ये 3 कार्बन परमाणु इसके दुखों को दूर करेंगे। यहाँ नेगेटिव चार्ज से यहाँ यहाँ और यहाँ घूमेगा नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, और हम कहेंगे कि ऑक्सीजन परमाणु अब खुश है, यानी फिनॉक्साइड आयन स्थायी हो जाएगा। अब मैं आपको यूं कह रहा कि चलो यार एक काम कर रहे, हम एक काम ये कर रहे कि हम यहाँ ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन है ना, ध्यान से समझ लेना, ये जो फिनॉक्साइड आयन है, इस फिनॉक्साइड आयन के ऊपर O जुड़ा हुआ है इस तरह नेगेटिव चार्ज से, और यहां हमने नीचे जोड़ दिया इसमें एक दूसरा स्पीसीज NO2। तो ये NO2 स्पीसीज जो है ना, बड़ी कमाल की स्पीसीज है भाई। क्यों है कमाल की, मैं बताता हूं। इसकी आदत पता क्या होती है NO2 की? इसकी आदत होती है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो पहले तो ये तीनों ही हेल्प कर रहे थे, ये तीनों कार्बन परमाणु हेल्प कर रहे थे, यानी वो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज कहाँ घूम रहा था, इस रिंग में। अब वो नेगेटिव चार्ज यहाँ घूमता 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 इसमें भी घूमेगा, और इसमें घूम के जाएगा इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का जो परमाणु है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसे थोड़ी राहत और मिल जाएगी, यानी नेगेटिव चार्ज अब इस पर और भी कम रहेगा। नेगेटिव चार्ज इस तरफ को खींचेगा, और जब नेगेटिव चार्ज इस तरफ को खींचेगा तो इसका मतलब साफ है कि यदि आप इस स्ट्रक्चर को देखो, पहले वाले को, यदि आप यहां फिनॉल के ऊपर एक NO2 ग्रुप जोड़ देते हो ना, ठीक है, शर्त यह है कि वो NO2 ग्रुप यहाँ या यहाँ होना चाहिए, जब भी ज्यादा इफेक्ट होगा उसका ऑर्थो पोजीशन पे या फिर यहाँ, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे ही चार्ज आया था नेगेटिव, यहाँ चार्ज आया था, यहाँ आया था, यहाँ आया था। तो यदि आप NO2 जोड़ दोगे ना, तो कुछ तो ये रिंग हेल्प कर रहा था इसकी, और कुछ NO2 के जुड़ने से और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, जिसके कारण इसमें से जब H पॉजिटिव आयन निकलेगा ना, तो H पॉजिटिव आयन निकलने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा इसके मुकाबले। यदि केवल फिनॉक्साइड आयन बने वो भी स्टेबल होगा, पर उसमें स्टेबिलिटी इतनी नहीं होगी जितना इसके जुड़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकालते हुए फिनॉल बहुत ज़्यादा खुश होगा कि अब तो तू H पॉजिटिव आयन बाहर निकल, फिर देख मेरे अंदर कितनी स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि मेरी स्टेबिलिटी को बढ़ाने NO2 आ चुका है। इसकी आदत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की है, ठीक है। देखो यही तो बात पढ़ी है हमने। क्या पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, कोई भी समूह रिंग से ऐसा जुड़ जाए जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की हो, जैसे NO2, हेलोजन, CHO या COOH, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है, अम्लीय प्रकृति को बढ़ाते हैं। अम्लीय प्रकृति इसलिए बढ़ती है क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ाता है ना वो फिनॉक्साइड आयन की, इसलिए बढ़ती है अम्लीय प्रकृति। क्योंकि यदि H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद ज़्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो फिनॉल अपना H पॉजिटिव आयन और भी बढ़िया तरीके से आसानी से रिलीज करेगा, यानी उसकी H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो हम हैं और हमारे पास चिट्ठी है या इनविटेशन है 2 जगह का। एक जगह तो हमें पता है कि वहाँ पार्टी ठीक ठाक होनी है, एवरेज औसत पार्टी होनी है, खाना पीना भी एवरेज होगा, और एक जगह हमें पता है कि बहुत बढ़िया पार्टी होनी है। तो दोनों में से किस पार्टी में जाना आप ज़्यादा पसंद करोगे? आप उस पार्टी में जाना ज़्यादा पसंद करोगे जहां बहुत बढ़िया सब कुछ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यदि फिनॉल के ऊपर NO2 ग्रुप या कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित है तो पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छे होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए H पॉजिटिव आयन का रिलीज होने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ बच्चे पता कहाँ कंफ्यूज होते हैं, यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है, देखो मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूँ।
ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है OH और यहाँ जुड़ा हुआ है NO2। ठीक है, और एक बार केस हमारे पास ऐसा था कि ये बेंजीन रिंग थी और इसके ऊपर केवल OH जुड़ा हुआ था, ये OH। तो सवाल ये था कि ये वाला H पॉजिटिव आयन के निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं या इस वाले H पॉजिटिव आयन के निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बच्चे जवाब तो दे देते हैं कि सर इसके निकलने के चांस ज़्यादा हैं। फिर सवाल पूछा जाता है क्यों, तो बच्चे इस तरह का आंसर देते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिंग में घूम रहा। रिंग में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे खींच रहे, इसने इधर खींचा, इसने इधर। तो इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वे दोनों इलेक्ट्रॉन इधर को खींचेंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा और H पॉजिटिव आयन निकल के बाहर। ऐसा नहीं होने का बेटे। मतलब ये है कि NO2 यदि यहाँ अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, इधर खींच रहा, इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा और ये जोड़ा भी खींच लिया और H पॉजिटिव को धक्का दे दिया, निकल बाहर। ऐसा सिस्टम नहीं है। सिस्टम पता क्या है? सिस्टम ये है कि आपके पास जो, एक मिनट रुक जाओ, इन्हें सबको हटा दूं मैं। आपके पास जो NO2 ग्रुप है वो सिर्फ H पॉजिटिव आयन के निकल के भागने की टेंडेंसी को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि इसमें से H पॉजिटिव आयन निकलने के बाद क्या होगा। देखो, इसमें से यदि मैं H पॉजिटिव आयन निकाल दूं और इसमें से H पॉजिटिव आयन निकाल दूं तो क्या क्या बनेगा देखना जरा। यहाँ तो बनेगी ये वाली स्पीसीज और यहाँ बनेगी ये वाली, ये O है। तो इन दोनों स्पीसीज में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल है? ज़्यादा स्टेबल वो होगी जिसके इस O नेगेटिव के ऊपर चार्ज ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी ज़्यादा देर तक ये चार्ज से फ्री रहेगा। यहाँ चार्ज घूमेगा सिर्फ रिंग में और यहाँ चार्ज, नेगेटिव चार्ज रिंग में घूमने के साथ साथ इसमें भी घूमेगा। ठीक है, NO2 जो यहाँ स्पीसीज है इसमें भी। इसका मतलब ये है कि ये वाली स्पीसीज, ये वाला जो आयन होगा ना, वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ चार्ज से ज़्यादा राहत मिलेगी, इसे यहाँ कम मिलेगी। इसलिए NO2 ग्रुप के आने से H पॉजिटिव आयन निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसलिए NO2 ग्रुप या कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, खींचने वाला कोई चक्कर नहीं है। H पॉजिटिव आयन निकलने के बाद जो स्पीसीज बनेगी उसकी स्टेबिलिटी का चक्कर है कि कौन सी स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल बनेगी। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अम्लीय प्रकृति को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह जैसे एल्काइल ग्रुप या एल्कोक्सी ग्रुप अम्लीय प्रकृति को घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं समझ में आ गया होगा आपके कि यदि आपने यहाँ बेंजीन रिंग बनाया और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपने जोड़ रखा है OH यानी फिनॉल है और इसमें आपने कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, ये एल्काइल ग्रुप, तो क्या होगा कि जब ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से निकल के जाएगा और ये बनेगा O नेगेटिव, तो इसकी आदत तो खुद ही इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने की है और जब इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने की है तो वो उसकी हेल्प थोड़ा ही करेगा। जो आपके पास ये आयन बनेगा फिनॉक्साइड आयन, इस फिनॉक्साइड की हेल्प नहीं करनी है इसने बिल्कुल भी। वो तो यूं सोच रहा कि मेरे नेगेटिव चार्ज को कोई अपने पास ले ले, घुमा ले थोड़ी देर। जैसे एक छोटा बच्चा रोता है ना और उसकी मम्मी कहती है कि थोड़ी देर तू ले ले, थोड़ी देर तू ले ले, थोड़ा मुझे शांति पड़ेगी। तो कभी तो घर में, परिवार में जितने भी लोग होते हैं उस बच्चे को बारी बारी से खिलाते हैं क्योंकि वो बच्चा ही एक अनस्टेबिलिटी डेवलप करता है, अस्थायित्व डेवलप करता है। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऐसा हुआ कि परिवार में पहले ही एक छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा का मतलब, छोटे बच्चे का मतलब ये नेगेटिव चार्ज, ये इसके पास पहले एक छोटा बच्चा था और जो दूसरा घर में मेहमान आया ना, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये भी यूं कह रहा कि मेरे पास पहले ही बहुत सारे बच्चे हैं नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन हैं, मैं नहीं रख सकता हूँ, मेरे से तो मेरे ही इलेक्ट्रॉन ले लो तुम। तो यूं बताओ, एक बच्चा घर में पहले ही है और 2-3 और आ गए तो क्या होगा? क्या वहाँ स्टेबिलिटी डेवलप हो सकती है? नहीं, वहाँ तो फिर पूरे दिन खड़दू ही उतरेगा और कुछ नहीं होने का है। तो इसका मतलब जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को दान देने वाली है, डोनेट करने वाली है, रिपेल करने वाली है, प्रतिकर्षित करने वाली है, अपने से दूर भगाने वाली स्पीसीज है, वो फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को घटा देगा क्योंकि फिनॉल को पता है कि जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा है
वो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को कम नहीं कर सकता है, वो तो उसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने को तो तैयार है। ठीक है, जले पर नमक तो छिड़क सकता है पर उसके जले पर मरहम नहीं लगा सकता। तो ध्यान रखना इस चीज का। इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह जैसे एल्काइल ग्रुप, एल्कोक्साइड ग्रुप अम्लीय प्रकृति को घटा देते हैं। चलो अगली बात कर रहे हैं, फिनॉल बनाने की विधियों की बात कर रहे हैं हम। फिनॉल बनाने की विधियों में नंबर 1 है ये C6H5MgBr है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसके ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओ और फिर इसका जल अपघटन कर दो। ठीक है, आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। कैसे बन जाएगा, C6H5MgBr। देखो C6H5MgBr, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा। C6H5 को तो ऐसे लिख लिया, बेंजीन रिंग बना लिया, और MgBr को लिख दिया ऐसे, बात तो एक ही है। इसके ऊपर आप ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओ, मैं लिखता हूँ ½ O2। तो O ही तो लिखा हुआ है, ये O यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास रिंग, जिसे आप C6H5 कहते हो, और ये ऑक्सीजन है, और ये है MgBr। ये एक यौगिक बनेगा और अब हमें करना है इसका जल अपघटन। ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H और इधर OH। अब आपको पता है ये तो निकल गया साइड प्रोडक्ट MgOHBr। यहाँ तीर के नीचे आप लिख सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और मेन प्रोडक्ट बना है ये, क्या बना है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, OH। ये बन गया फिनॉल। ये तरीका है। अब आप इस बेंजीन रिंग की जगह C6H5 भी लिख सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, चलो अगली बात देखते हैं, अगला तरीका क्या है। तो ये पहला तरीका है कि आप फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऊपर ऑक्सीजन का और फिर जल का रिएक्शन कराओगे तो आपको मिल जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर OH यानी C6H5OH यानी फिनॉल। दूसरा तरीका देखो क्या है। दूसरा तरीका है C6H5SO3 Na के ऊपर आप NaOH का रिएक्शन करा दो HCl की उपस्थिति में। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ से आपको पता है कि क्या निकलेगा, दो तो Na हैं और एक है SO3, तो ये निकल जाएगा Na2SO3। अब क्या बचा, यहाँ तो बचा हमारे पास C6H5 और यहाँ बचा है हमारे पास OH, तो ये बन जाएगा C6H5OH। फिनॉल बन गया, बन गया फिनॉल। नेक्स्ट देखते हैं, चलो थोड़ा सा पेज ऊपर कर लूँ। नेक्स्ट तीसरा तरीका, इससे ऊपर तो पेज ही नहीं जा रहा, चलो खैर देखते हैं। चलो तीसरा तरीका C6H5N2Cl, ये क्या है आपको पता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसका जल अपघटन जब भी आप कराओगे आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की खासियत ये होती है कि उसमें से N2 गैस निकल जाती है। ये तो निकल गई N2 गैस, ये निकल गई N2 गैस निकल गई, और यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये क्या निकल जाएगा, HCl। ये निकल गया आपका HCl। अब क्या बचा है C6H5OH, ये C6H5OH बन गया फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर OH ही तो जोड़ना था। अगला तरीका देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में है, एक मिनट रुक जाओ जरा, इसे मिटा दूं साथ साथ, नहीं तो फिर बहुत अजीब सा लगता है ना। नंबर 4 देखो, ये हमारे पास क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। सबको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH है, ऑर्थो पोजीशन पे COOH है, सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड पर यदि आप सोडा लाइम का रिएक्शन कराओगे, सबको पता है NaOH को हम कहते हैं सोडा, सोडा नहीं कहना तो आप कास्टिक सोडा भी कह सकते हो, और CaO को कहते हैं हम बिना बुझा चुनना, या फिर आप लाइम भी कह सकते हो। यदि आप सोडा लाइम का रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, होगा ये कि सोडा लाइम के रिएक्शन की खासियत ये होती है कि इसमें यहाँ से तो निकलेगा COOH और यहाँ से NaO। मतलब आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आप यहाँ से OH छोड़ सकते हो, यहाँ से आप OH छोड़ सकते हो, और यहाँ से पूरा निकाल सकते हो इसे, ये Na2CO3, NaHCO3, NaHCO3। ऑक्सीजन देखो दो तो ये रहे, एक तो ये रहा,
तो ये NaSCO3 निकलता है साइड प्रोडक्ट। और मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? मेन प्रोडक्ट यहाँ बनता है बेंजीन रिंग। देखो जो ये जगह खाली हुई ना COOH के निकलने से, उस खाली जगह में ये H आ जाएगा, ये H जुड़ जाएगा यहाँ आगे, तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग। और यहाँ H जुड़ा हुआ है, दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो। तो ये बन जाएगा फिनॉल और साथ में NaSCO3। वैसे आप यहाँ मतलब रिएक्शन को किसी दूसरे तरीके से भी मैंने आपको सिखा रखा है, वैसे भी सीख सकते हो, पर आप रिएक्शन ऐसे ही लिख के आना एग्जाम में जैसे मैंने लिख रखी है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, पांचवी। यदि आपके पास, ये गलत लिख दिया, इसे सही कर लेना, जल्दबाजी में गलतियां होती रहती हैं ऐसी। ये C6H6 है। क्या है? C6H6। या तो इसे C6H6 लिखो, और नहीं तो फिर आप इसे ऐसे लिख लेना C6H5 सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर ऑक्सीडेशन इसका करते हो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन बीच में एडजस्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है ना, O2 को आप हाफ O2 लिख सकते हो यहाँ, यदि आप बैलेंस करने के चक्कर में पड़े हुए हो तो इसके पहले हाफ लिख देना, ठीक है। तो ये बन जाएगा, बस इस चीज को सही कर लेना भाई, जो बीच बीच में लिखते हुए जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया आपको कि इसे C6H6 कर लेना, या तो इसे C6H6 कर लो, और या फिर इसे ऐसे लिख लो C6H5H, ऐसे, ठीक है। समझाने के लिए शायद मुझे H ही लिखना था, मैं भूल गया, लिखते हुए इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। चलो खैर, अगली बात करते हैं। इस रिएक्शन को देखो, छठे रिएक्शन को। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन, क्या है? क्लोरोबेंजीन है, C6H5Cl। इसके ऊपर जलीय NaOH का रिएक्शन हमें करना है, जलीय NaOH का। तो जलीय NaOH का रिएक्शन करोगे तो आपको पता है यहाँ से Cl और यहाँ से Na निकल जाएगा, और ये निकल गया NaCl। मेन प्रोडक्ट C6H5 के ऊपर OH, यानी फिनॉल बन जाएगा C6H5OH, ठीक है। चलो अगले रिएक्शन देखते हैं। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? ये मैं तो नहीं आ रहा सामने, यूँ देखो, मैं सामने तो नहीं आ रहा, फिनॉल के रासायनिक गुण। और यदि मैं सामने आ रहा तो देखो जरा, अब हट गया क्या मैं? अब हट गया। देखो फिनॉल के रासायनिक गुण, फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़ते हैं। अब तो ये तो लाइन ही तो दिखाई देनी थी आपको, ये तो दिख रही होगी। अब तो आ जाऊं सामने, फिनॉल के रासायनिक गुण। चलो देखो आ गया ना सामने, फिनॉल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले फिनॉल के ऊपर सोडियम का रिएक्शन। यदि फिनॉल के ऊपर आप सोडियम का रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब हाइड्रोजन को हटा सकती है, यहाँ से ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और आपको मिल जाएगा C6H5ONA। देखो C6H5ONA बन चुका है। उसके बाद अगली बात देखते हैं। अब हमें देखना है, फिनॉल के ऊपर PCl5 का रिएक्शन कराओगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, जो मेन प्रोडक्ट है। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। फिनॉल के ऊपर PCl5 का रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो फिनॉल के ऊपर, भाई फिनॉल है C6H5OH, C6H5OH, ये फिनॉल है, और इसके ऊपर हमें रिएक्शन कराना है PCl5 का। ये लिख दिया PCl5। आपको सिखा रखा है कि PCl5 ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ देता है। कितने Cl हैं? 5। एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, और बीच में जुड़ेगा PCl3। तो बताओ मेन प्रोडक्ट क्या बना? ये क्या बना बताओ? C6H5Cl, एक तो ये बना है, प्लस, पता है ना ये क्या है? क्लोरोबेंजीन ही तो है। और बीच में क्या बना है? बीच वाला हिस्सा POCl3। और तीसरी चीज क्या बनी है बताओ? ये क्या बना है यहाँ बताओ? HCl बना है। अब इस रिएक्शन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो भाई, C6H5 की जगह आप बेंजीन रिंग दिखा दो ना। आपने C6H5 की जगह बेंजीन रिंग दिखा दी, उसके ऊपर दिखा दिया आपने OH, और इसके ऊपर रिएक्शन करा दी आपने PCl5 की। तो होगा क्या? ये बॉन्ड भी गया, ये बॉन्ड भी गया, एक Cl इधर जुड़ा, एक Cl इधर जुड़ा, बीच में जुड़ा PCl3। तो क्या क्या बनेगा? एक तो बनेगा बेंजीन रिंग
के ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, OH। नहीं 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 नहीं, OH क्यों आता, बेंजीन रिंग के ऊपर OH तो था ही, बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा Cl, और साथ में बीच वाला हिस्सा क्या है, देखो ये तो बेंजीन रिंग के ऊपर Cl आ गया, बीच वाला हिस्सा है POCl3 का, और तीसरी चीज क्या है बताओ, HCl है। बताओ कर लोगे क्या, मतलब मेन प्रोडक्ट ये बनता है, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl आ जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हैं। यदि फिनॉल के ऊपर आप अमोनिया का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। फिनॉल के ऊपर अमोनिया का रिएक्शन, ये फिनॉल है, बेंजीन रिंग, चलो बेंजीन रिंग से ही बनाते हैं, C6H5 ना लिखो, बेंजीन रिंग ही बनाओ, OH, इसके ऊपर रिएक्शन कराना है अमोनिया का, NH3 को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये क्या लिखा है मैंने, NH3 लिखा है, NH3, अमोनिया को HNH2 आप लिख सकते हो, क्या होगा, कितना हिस्सा निकलेगा बीच में से, ये क्या निकला है बताओ, इसे आप कह सकते हो कि ये निकला है H2O, और जब H2O निकल जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, यह बनेगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, ये क्या है, NH2, क्या बन गया, एनिलीन, क्या बनाया, एनिलीन बनाया, इंक, स्याही। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन आपको करनी आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का रिएक्शन हमने कराया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, फिनॉल अच्छा नहीं बना है, दोबारा बनाओ, ये है फिनॉल, और ये जो OH ग्रुप होता है ना, इस OH ग्रुप की खासियत ये होती है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, हमने लिया है कंसंट्रेट HNO3, देखो मैं कैसे लिखूंगा, ये लिख दिया कंसंट्रेट HNO3, OH NO2, OH NO2, OH NO2, तीन अणु इसलिए लिए हैं जिससे संतुलन बना रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन, H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति, जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, होगा क्या देखो, यहाँ से H, ध्यान से देख लेना, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये निकल गया, ध्यान से देखना, यहाँ से H और यहाँ से OH, और फिर देखो एक बार ध्यान से, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये निकलते हैं, क्योंकि NO2 अटैक करता है ना इन जगहों पे, NO2 का अटैक होगा जब भी तो निकलेंगे, तो इसका मतलब तीन अणु यहाँ हम लिख सकते हैं H2O के निकल जाते हैं, और तीन अणु H2O के निकलने के बाद ये आपका बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के टॉप पर वही है जो पहले था OH, यहाँ क्या जुड़ेगा, ये NO2 ही तो अटैक करेगा ना यहाँ, जब भी तो वो निकला, ये NO2 यहाँ अटैक करेगा, और ये यहाँ पता है ना आपको, ये NO2 यहाँ अटैक करेगा जब भी तो निकला H, और ये वाला NO2 यहाँ अटैक करेगा जब भी तो निकला। तो मतलब कहने की बात ये है कि ये NO2 ग्रुप, एक तो NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ, NO2, एक NO2 और एक NO2 यहाँ जुड़ जाएंगे ये ग्रुप। तो ये, इसका नाम पता कैसे लिख सकते हो आप, इसका नाम लिख सकते हो भाई, नंबरिंग तो यहीं से होगी, 1 2 3 4 5 और 6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम होगा 2,4,6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, तीन जगह नाइट्रो है ना, फिनॉल,
ये इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या केवल आप ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी इसे कह सकते हो, या फिर आप इसे TNP भी कह सकते हो, TNP। और मैं आपको बता दूं, ये एक विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक। कैसा पदार्थ है? विस्फोटक है। कैसा है? विस्फोटक पदार्थ। और इसे पीक्रिक अम्ल भी कहते हैं, ध्यान रखना, पीक्रिक अम्ल। इसे हम क्या कहते हैं? पीक्रिक अम्ल। वैसे ऐसे भी लिख सकते हो, पीकैरिक, पीक्रिक, पीक्रिक अम्ल भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। इसका दूसरा नाम है पीक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो अगली बात कर रहे हैं, अब देख रहे क्या है। बस यही था हमारा लास्ट रिएक्शन। आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे। और हमने क्या पढ़ा है, देखो देखते हैं क्या पढ़ा है हमने। जितना हमारा इस यूनिट में रुका हुआ काम था ना, वो सारा कर लिया हमने। ये था हमारे पास, क्या था, क्लास 12 का शॉर्ट नोट्स का वीडियो नंबर 28, अल्कोहल फिनॉल ईथर का सेकंड पार्ट था। इससे अगला थर्ड पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो और हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। हैंड रिटन नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही वो देर में मिले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, बाय।